हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, पंचमी विभक्ति तक हम लोगों ने पढ़ लिया। कारक में पंचमी विभक्ति तक। अब आगे है सप्तमी विभक्ति। तो इस बुक के हिसाब से हम लोग आगे चल रहे हैं। इसमें पंचमी के बाद सप्तमी विभक्ति दिया गया है, इसके बाद षष्ठी विभक्ति है। तो जैसे इस बुक में दिया गया है इसी क्रमानुसार हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं आज सप्तमी विभक्ति। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका जो है सूत्र है आधारो अधिकरणम और है सप्तम अधिकरणे च। कर्ता और कर्म के द्वारा किसी भी क्रिया का आधार अधिकरण कहलाता है। कर्ता और कर्म के द्वारा किसी भी क्रिया का आधार क्या कहलाता है? अधिकरण कहलाता है। अधिकरण में सप्तमी का प्रयोग होता है। अब देखिए, औपश्लेषिक, वैषयिक तथा अभिव्यापक रूप से आधार 3 प्रकार का होता है। एग्जाम में पूछा जाता है अगर कि आधार कितने प्रकार का होता है, तो आधार 3 प्रकार का होता है। औपश्लेषिक, वैषयिक तथा अभिव्यापक। अब औपश्लेषिक आधार क्या है, इसको हम लोग जानेंगे। जिसके साथ आधेय का भौतिक संश्लेष हो, यानी कहने का अर्थ है जिसके साथ आधेय यानी जो जैसे मतलब जो करने वाला है कोई काम, वो आधेय कहा जाएगा। अभी एग्जाम्पल में अच्छे से समझ में आएगा। का भौतिक संश्लेष हो, जैसे कटे आस्ते, तो यहाँ चटाई से बैठने वाले का भौतिक संश्लेष प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर हो रहा है। यानी आधेय तो यहाँ हो जाएगा बैठने वाला, इसका अर्थ हो जाएगा बैठने वाला। तो इसका भौतिक संश्लेष यानी प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है कि कितने स्थान पर वो व्यक्ति बैठा है चटाई पर, उसको अच्छे से मतलब जिसको हम लोग देख पा रहे हैं उस क्रियाकलाप को, तो वहाँ पे हो जाएगा औपश्लेषिक आधार। अब है दूसरा वैषयिक आधार। यह क्या है? जिसके साथ आधेय का बौद्धिक संश्लेष हो, जैसे मोक्षे इच्छा अस्ति। यहाँ पे मतलब बौद्धिक आधार पर विश्लेषण किया गया है, तो वो हो जाएगा वैषयिक आधार। जैसे मोक्षे इच्छा अस्ति, तो इसमें इच्छा का मोक्ष में अधिष्ठित होना पाया गया है, यानी कि वो जो है मोक्ष चाहता है, उसकी इच्छा है मोक्ष प्राप्ति करना, तो उसको तो देखा नहीं जा सकता। इच्छा को कोई देख सकता है? तो इच्छा को देखा नहीं जा सकता। ये बौद्धिक स्तर का है, तो जो भी बौद्धिक स्तर का होगा वो हो जाएगा वैषयिक आधार, यानी सोच पे आधारित, बौद्धिक मानसिकता पे आधारित, तो वो हो जाएगा वैषयिक आधार। अब अगला है अभिव्यापक आधार। जिसके साथ आधेय का व्यापक संबंध हो, जैसे तिलेश तैलम। यहाँ तेल तिल में एक जगह अलग नहीं दिखाई पड़ सकता, पर निश्चयात्मक रूप से वह सभी तिलों में व्याप्त है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। ठीक है, वो हो जाएगा अभिव्यापक आधार, यानी पूरे में जो है, जैसे कोई मतलब तिल है, तिलेश तैलम, यानी ढेर सारा तिल है, सप्तमी इसमें है, तो यहाँ तिल में एक जगह अलग नहीं दिखाई पड़ सकता, यानी सभी तिलों में तेल है और वो भी पूरे तिल में, तो वो हो जाएगा अभिव्यापक आधार। ये त्रिविध आधार अधिकरण कहलाते हैं और इनमें सप्तमी का विधान होता है। ये जो तीनों आधार हैं, औपश्लेषिक आधार, वैषयिक आधार और अभिव्यापक आधार, इसमें जो है ये त्रिविध जो है अधिकरण कहलाते हैं और इनमें सप्तमी का विधान होता है, यानी सप्तमी विभक्ति लगती है। अब है दूर एवं अंतिक। अंतिक माने समीप।
दूर और नज़दीक अर्थ वाले शब्दों में भी सप्तमी का प्रयोग होता है। जैसे देखिए, ग्रामस्य दूरे अंतिके वा, गांव से दूर या समीप। चाहे आप कहिए ग्रामस्य दूरे, गांव से दूर, या ग्रामस्य अंतिके, तो दूरे और अंतिके दोनों में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अब है टिप्पणी। क्रिया के आधार की भांति उसका समय भी सप्तमी में रखा जाता है। जैसे आषाढ़स्य प्रथम दिवसे, तो क्रिया के आधार की भांति उसका समय, जहाँ पे मतलब समय का निर्धारण किया गया होगा, वहाँ पे जो है सप्तमी रहेगी। जैसे आषाढ़स्य प्रथम दिवसे, आषाढ़ के पहले ही दिन, तो यहाँ कब मतलब आषाढ़ प्रथम दिवसे मतलब आषाढ़ के पहले ही दिन, तो यहाँ पे सप्तमी हो गई। शैशवेभ्यस्त विद्या नाम, बाल्यकाल में विद्याभ्यास करने वाले रघुवंशियों का, तो शैशवेभ्य में यहाँ जो है सप्तमी लग गई। अब आगे देखते हैं। अगला सूत्र है, ये वार्तिक है। तस्येन इन विषयस्य कर्मण्यो उपसंख्यानम, यानी कत प्रत्ययान्त शब्द में कत प्रत्यय हो, यानी कृत